नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली 1956 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। इस नियमावली में विवाह विच्छेद से संबंधित याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल किए जाने के संबंध में नियम दिए हुए हैं और यह बताया गया है कि ऐसी याचिकाओं में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यानी यदि कोई विवाह विच्छेद की याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल किया जाना है तो उस याचिका में कौन कौन सी बातें लिखनी अनिवार्य हैं और इसके संबंध में सभी नियम दिए हुए हैं। तो आइए हम आपको इसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। इस नियमावली की धारा 3 में यह लिखा हुआ है कि जब भी कोई इस प्रकार की याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल किया जाए तो उस याचिका के साथ उस विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उस विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह रजिस्टर में किया गया है तो ऐसा विवाह प्रमाण पत्र याचिका के साथ दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा पंजीकरण नहीं हुआ है तो कोई अन्य प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है। और इसी धारा में यह भी बताया गया है कि यदि कोई विवाह विच्छेद की याचिका इस आधार पर दाखिल की जा रही है कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना की डिक्री मिलने के बाद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और ऐसा डिक्री मिलने के 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री ली जा सकती है। और इसी धारा में यह भी बताया गया है कि यदि कोई याचिका विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर दाखिल किया जा रहा है कि न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री मिलने के बाद भी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है और पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो इस प्रकार की याचिका के साथ उस डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी उस याचिका के साथ लगाना होगा। इस नियमावली की अगली धारा 4 में उस प्रारूप के संबंध में जानकारी दी गई है कि विवाह विच्छेद की याचिका का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। तो इसके बारे में यह बताया गया है कि विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में थोड़ा बहुत फेरबदल करके याचिका दाखिल की जाएगी। इस नियमावली की अगली धारा 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें यह बताया गया है कि इस प्रकार की याचिकाओं की अंतर्वस्तु क्या होगी, यानी कि इस प्रकार की याचिकाओं में क्या और किस क्रम में लिखा जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसी याचिकाएं दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेशों और नियमों के अनुरूप होंगी और उनके अतिरिक्त ऐसी याचिका में यह लिखना आवश्यक है कि विवाह किस तिथि को हुआ था और किस स्थान पर हुआ था, यानी प्लेस ऑफ मैरिज और डेट ऑफ मैरिज लिखा जाना आवश्यक है। और इसके साथ ही पति पत्नी का नाम, शादी के पहले का नाम और शादी के बाद का नाम और उनका अधिवास भी लिखा जाना चाहिए और ऐसे पक्षकारों के मुख्य अस्थायी निवास का पता और वह पता जहां पति पत्नी अंतिम बार एक साथ रहे थे वह भी लिखा जाना आवश्यक है। और इस प्रकार की याचिकाओं में यह भी लिखा जाना चाहिए कि क्या शादी के बाद कोई जीवित संतान है या नहीं है, और यदि कोई जीवित संतान है तो उसके जन्म की तिथि और उसका नाम लिखा जाना चाहिए और याचिका दाखिल किए जाने की तिथि को ऐसे बच्चे की आयु कितनी है यह भी उसमें लिखा जाना चाहिए। और यदि कोई याचिका इस आधार पर दाखिल किया जा रहा है कि विपक्षी ने जार कर्म किया है तो ऐसे एडल्टरर, ऐसे जार कर्मकर्ता का नाम, पता और व्यवसाय जहां तक कि उसके बारे में पता लगाया जा सकता है लिखा जाना चाहिए। और इसी धारा 5 में यह भी बताया गया है कि ऐसी याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उस याचिका में मांगे गए अनुतोष के संबंध में क्या इसके पूर्व भी, इसके पहले भी भारतवर्ष में कोई कार्यवाही की गई थी, और यदि ऐसी कोई कार्यवाही की गई थी
तो उसमें क्या परिणाम रहा था और क्या आदेश हुए थे, इसके बारे में बताया जाना आवश्यक है। और ऐसी याचिका में जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों का समय और स्थान, यानी कि अगर कोई मारपीट की घटना के संबंध में आरोप लगाया गया है तो वह मारपीट किस समय हुई, किस तिथि को हुई और किस स्थान पर हुई, यह स्पष्ट रूप से उस याचिका में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अस्पष्ट रूप से बस इतना लिख दिया गया कि अक्सर हमारे साथ मारपीट किया जाता है। इस प्रकार के कथन याचिका में नहीं लिखे जाने चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से यह लिखना चाहिए कि अगर कोई मारपीट हुई है, कोई घटना हुई है जिसके आधार पर ऐसी याचिका दाखिल की जा रही है, तो वह घटना किस डेट में हुई, किस जगह हुई और किस समय हुई, उसका पूरा स्पष्ट विवरण उस याचिका में लिखा जाना चाहिए। और ऐसी याचिका में यदि कोई संपत्ति के बारे में ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है तो वह ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए। और फिर अंत में न्यायालय से किस अनुतोष की मांग की जा रही है तो वह अनुतोष स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इस नियमावली की धारा 6 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया हुआ है जो जार कर्म से संबंधित है, एडल्ट्री से संबंधित है। यानी अगर कोई याचिका एडल्ट्री के आधार पर डिवोर्स के लिए दाखिल की जा रही है तो उसमें आवश्यक पक्षकारगण कौन होंगे, इसके बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी ऐसी कोई याचिका जार कर्म के आधार पर दाखिल किया जाए तो उसमें उस व्यक्ति को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जार कर्म एडल्ट्री किया गया है। यानी एडल्टरर जार कर्मकर्ता को भी आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। और पक्षकार बनाने से इस आधार पर कोई छूट नहीं मिल सकती है कि याची को ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं पता चल पा रहा है बहुत प्रयास करने के बाद भी कि ऐसा व्यक्ति मर चुका है, या इस आधार पर भी याची को छूट नहीं मिल सकता है कि विपक्षी एक महिला है और वह वेश्या का जीवन व्यतीत कर रही है, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि उसने किन किन व्यक्तियों के साथ जार कर्म किया है, या किसी भी अन्य ऐसे कारण से छूट नहीं मिल सकता है जिसे न्यायालय उचित नहीं मानती है। यानी जार कर्म के आधार पर जब भी कोई याचिका दाखिल की जाएगी तो विपक्षी और जार कर्मकर्ता दोनों को ही पक्षकार बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि पत्नी पति के जार कर्म के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करना चाह रही है तो उसे पति को विपक्षी तो बनाना ही पड़ेगा और इसके साथ ही साथ उस महिला को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा जिसके साथ जार कर्म का आरोप पत्नी द्वारा लगाया जा रहा है। और यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के उल्लंघन के आधार पर कोई याचिका दाखिल की जा रही है और याचिका में यह कहा गया है कि शादी के समय पति या पत्नी पहले से विवाहित था, तो उस विवाहित पति या पत्नी को उस याचिका में पक्षकार बनाना होगा। और इस धारा 6 में आगे यह भी स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि यदि याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति जार कर्मकर्ता या जार कर्मकर्ती को पक्षकार नहीं बनाना चाहता है तो स्पष्ट कारण देते हुए एक शपथ पत्र ऐसी याचिका के साथ उसे देना होगा। और ऐसा शपथ पत्र एक पृथक आवेदन के द्वारा दाखिल किया जाएगा। इस नियमावली की धारा 7 में यह दिया हुआ है कि ऐसी याचिकाओं का सत्यापन नियमानुसार याची द्वारा किया जाएगा या वाद पत्र के सत्यापन हेतु संविदा द्वारा अपेक्षित रीति में किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आगे इस नियमावली की धारा 8 में यह नियम दिया हुआ है कि यदि पति या पत्नी शादी के 1 साल के भीतर कोई विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करना चाहते हैं तो
ऐसे न्यायालय में ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए एक अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन देना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 में यह स्पष्ट नियम दिया गया है कि शादी के 1 साल के भीतर कोई विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में नहीं दाखिल की जा सकती है, और यदि ऐसी याचिका दाखिल करनी आवश्यक हो तो इसके लिए इस नियमावली की धारा 8 के अनुसार पहले न्यायालय से लिखित आवेदन करके अनुमति लेनी होगी, और यदि न्यायालय द्वारा अनुमति दे दिया जाता है तो फिर शादी के 1 साल के भीतर ऐसी याचिका दाखिल की जा सकती है। और ऐसे न्यायालय में अनुमति के लिए जो आवेदन पत्र दिया जा रहा है उस आवेदन पत्र में उन तथ्यों को लिखना होगा जिनके कारण 1 साल के भीतर आवेदन किया जाना आवश्यक है, और ऐसे आवेदन के साथ शपथ पत्र भी दिया जाना आवश्यक है। और इस प्रकार अनुमति के लिए दिए गए आवेदन में जो साक्ष्य दिए जाएंगे वो शपथ पत्र पर दिया जा सकता है, और यदि न्यायालय अनुमति दे देती है तो ऐसी याचिका उसी आदेश की डेट पर दाखिल किया गया माना जाएगा और उसकी नोटिस विपक्षी को जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी विवाह विच्छेद की याचिका बनाने और दाखिल किए जाने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।